नमस्कार, मेरा नाम एच.एस. राणा है। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। किसी भी काम को करने का मेथड यदि ट्राइड, टेस्टेड और प्रूवन हो, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी उस मेथड को अपना करके अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से और कम समय में पहुंच सकता है। क्योंकि ये रोड ऑलरेडी बना हुआ है, ये रास्ता पहले से बना हुआ है। इसके बदले में यदि आप अपने मंजिल तक पहुंचने का नया रास्ता बनाना चाहते हो, नया रास्ता खोदना शुरू कर देते हो, तो आपको उस खुदाई में बहुत टाइम लगेगा और अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आप बहुत लेट हो जाओगे। जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको 5 स्टडी के मेथड बताने जा रहा हूं, वो मेरे अपने ट्राइड, टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड्स हैं और मैंने स्वयं के जीवन में अपने अलग अलग तरह के टारगेट को हिट करने के लिए इन सभी मेथड्स का उपयोग किया और मैं हमेशा उन टारगेट्स को कम टाइम, एनर्जी और एफर्ट के साथ अचीव करता रहा हूं। तो आइए चलते हैं इन 5 टिप्स की तरफ। इसी प्रकार से जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कुछ स्टडी के टिप्स, कुछ स्टडी के मेथड्स शेयर करने वाला हूं, वो मेरे अपने आजमाए हुए ट्राइड, टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड्स हैं। मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से वो शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको भी उस चीज़ का फ़ायदा हो, आपको भी उन मेथड को अपना करके अपने स्टडी में, अपनी क्लास में टॉप करने के लिए या किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काम आए। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में। स्टडी के जो 5 मेथड मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, उसमें सबसे पहला जो मेथड है, नंबर 1 है, वो है कि आप स्टडी क्यों कर रहे हो, आप कोई काम क्यों करना चाहते हो। मीन्स आपको रीज़न फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई काम करने जा रहे हो, आप उसको करना क्यों चाहते हो, उसका रीज़न क्या है। तो ऐसे ही पढ़ने का भी आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो। मेयरली एक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, मेयरली एक डिग्री हासिल करने के लिए जो कागज़ का टुकड़ा होता है, या फिर उसकी डिग्री के माध्यम से नौकरी पाने के लिए, या अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए। आपका ये क्लैरिटी जो है आपको बहुत आगे ले जाएगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि हम खाना क्यों खाते हैं, हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, हम सुबह इतनी जल्दी मॉर्निंग में उठ करके भागने क्यों जाते हैं रोड के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि हम खाना इसलिए खाते हैं कि हमें भूख लगती है और अगर टाइम से हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे जीवन का अंत भी हो सकता है। ऐसे ही हम सुबह उठ करके सड़क पे दौड़ लगाते हैं क्योंकि हम खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं। तो जैसे ही ये सारे वाई आपको क्लियर है, आपको अपनी पढ़ाई का, स्टडी करने का वाई भी क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका वाई आपको क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, आप कभी भी कोई भी काम नहीं कर सकते, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे जब तक आपको अपना स्टडी करने का रीज़न पता नहीं है, जब तक आपको इसका वाई पता नहीं है। तो जैसे मैंने खाने का एग्जांपल दिया कि हम खाना क्यों खाते हैं, वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है कि आप स्टडी क्यों करना चाहते हो। मैं अपनी कहानी आपको यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं फर्स्ट क्लास में था, मेरे पिताजी जॉब करते थे एनएचपीसी में, और जब मैं फर्स्ट क्लास में हुआ और मैं फर्स्ट आया, जब फर्स्ट आया तो मेरे पिताजी ने मुझे नई ड्रेस लेके दी मेरी चॉइस की। फिर मैं सेकंड में हुआ, फिर फर्स्ट आया, फिर थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में लगातार फर्स्ट आता रहा अपनी क्लास में। और जब भी मैं फर्स्ट आता था तो मेरे पिताजी मुझे वहाँ शॉप पे ले जाया करते थे और वहाँ पर जो मेरी चॉइस होती थी वो ड्रेस मुझे लेकर दिया करते थे। तो मुझे ये एक अट्रैक्शन रही कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि अगली क्लास में सेकंड आ जाऊं या फर्स्ट जो पोजीशन है मेरी उसको लूज़ कर दूं। तो मेरा एक वाई, ये छोटा सा वाई था कि मैं जब भी फर्स्ट आऊँगा मुझे नई ड्रेस मिलेगी। पर कोई इतना जागरूकता और अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा एक वाई था कि मुझे नई ड्रेस मिलेगी। तो आप सोचिए मैं फिफ्थ तक इसी चक्कर में रहा। उसके बाद जब सिक्स्थ में गया तो क्योंकि प्राइमरी स्कूल जो गांव वाला था जहाँ तक पढ़ाई की, तो वो अब मेरे गांव में था। उसके बाद मुझे नेक्स्ट गांव में जाना था जहाँ हाई स्कूल था। तो वहाँ पर जब मैं गया तो सिक्स्थ में वहाँ पर बहुत कंपटीशन था, बहुत सारे बच्चे थे। इससे पहले मैं अपने ही गाँव में था, मेरा कंपटीशन अपने गाँव के बच्चों के साथ था। लेकिन वहाँ दूसरे स्कूल में, हाई स्कूल में बहुत बच्चे थे और अलग अलग गांव से और पूरे एरिया से जो बच्चे वहाँ आते थे, तो सभी बहुत कॉम्पिटेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे।
तो मुझे वहाँ और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और मैं 6th में भी फर्स्ट आ गया। फिर 7th में फर्स्ट आया। 8th में फॉर्म भरा जा रहा था, तो टीचर ने बताया कि एक स्पेसिफिक 75% से ऊपर अगर आप मार्क्स लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है, आप मेरिट में आ जाओगे और आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो मेरे लिए वो वाई बन गया, और मैंने इतनी मेहनत की कि मैं काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर फर्स्ट रहा, और मेरा अपने एरिया में भी एक पोजीशन थी, तो मुझे स्कॉलरशिप मिला। तो मेरा वाई जो है वो यहाँ पर स्कॉलरशिप लेना था। फिर मैंने अपने टीचर से पूछा कि सर इतने ही मार्क्स अगर मेरे 10th में भी आ जाते हैं तो मैं क्या बन सकता हूँ। तो खैर वो मुझे बता नहीं पाए, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर नज़दीक हमारे तहसील हेडक्वार्टर पे डीसी महोदय आए हुए थे, और हम सभी बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, जितने स्कूल थे आसपास वहाँ के बच्चों को वहाँ पर डीसी के वहाँ क्राउड इकट्ठा करने के लिए ले जाया गया। तो हम चले गए वहाँ पर, तो डीसी साहब भाषण दे रहे थे और मैं जस्ट सुन रहा था। उसके बाद मेरा मन उचाट सा हो गया। मेरी जब नज़र उनकी गाड़ी पे पड़ी तो उनकी गाड़ी थी वाइट रंग की कार थी, उस पर फ्लैग लगा हुआ था आगे, और ऊपर रेड लाइट लगी हुई थी। मैं उस रेड लाइट को देखता रह गया, और उसकी जो फ्लैग लगा हुआ था आगे गाड़ी के ऊपर उसको देखता रह गया, और मैं वहाँ से चुपचाप उठा और उस गाड़ी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उस गाड़ी को हाथ लगा करके देखा मैंने, उसको फील किया कि कैसी गाड़ी होती है। तो ये सारे प्रोसेस में खैर ड्राइवर ने मुझे ज़्यादा हाथ नहीं लगाने दिया, भगा दिया मुझे वहाँ से। बट मेरा वाई उसके बाद ये बन गया, मेरा एक नाम हो, मेरे पास एक गाड़ी हो जिसमें फ्लैग लगा हो और ऊपर बत्ती लगी हो, तो ये मेरा वाई बन गया। और मैं 12th तक यही इस चक्कर में आगे घूमता रहा। 12th तक मेरा वाई जो है ये रहा। तो उसके बाद जो है खैर मेरा बाद में डीसी से इंटरेक्शन हुआ, मैं वहाँ गया, उनसे मिला और सारी बातचीत हुई। ये कहानी बाद में बताऊँगा। बट कहने का मतलब ये है कि आपका वाई क्या है। अगर आप वाई के बिना पढ़ाई कर रहे हो तो मैं समझता हूँ कुछ खास हासिल नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या करने वाले हो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी उम्र जो है डे बाय डे आप बढ़ रही है और आप आगे की तरफ जा रहे हो। अगर आपने टाइम से कुछ हासिल नहीं किया तो जीवन व्यर्थ होने वाला है। आपके अंदर अपने वाई को लेकर के जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, ऐसी स्ट्रॉन्ग इच्छा होनी चाहिए कि आपका ड्रीम आपको हासिल करके ही छोड़ना है। आपका गोल, आपका वाई बहुत ज़रूरी है कि आप उससे इमोशनली अटैच रहें, तभी आप उस गोल को हासिल कर पाओगे। अदरवाइज़ बिना वाई के आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। एक नॉर्मल मीडियोकर इंसान बन करके अपना जीवन व्यतीत करोगे, जो आज के टाइम में बहुत टफ हो गया है। बहुत मुश्किल काम है कि आप एक अच्छे स्तर का जीवन व्यतीत कर पाओ बिना वाई के। वाई जो है आपको हमेशा साथ रखना है। क्लियर होना चाहिए आपका वाई कि आप क्यों कोई काम करना चाहते हो। तो आपका वाई क्लियर हो गया। अब जब वाई क्लियर हो जाता है तो दूसरा स्टेप होता है प्लान करना, कि आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि मैं यहाँ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ तो पढ़ाई की ही बात होगी। आपको पढ़ाई करनी है तो आपके कितने सब्जेक्ट हैं और उसमें कितने चैप्टर्स हैं। आपने बुक्स लेने के बाद जो है उन सारे चैप्टर्स को देखना है कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, और शुरुआत कैसे करनी है। आपको एक बार पहले सारी बुक में देखना है कितने चैप्टर्स हैं और कौन सा चैप्टर किस प्रकार का है, उसमें क्या कंटेंट है और आपको क्या नया कंटेंट मिलने वाला है। आपका नॉलेज अब आप अपग्रेड होने वाला है। ये फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए। आपके अंदर जोश होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि आप जो है नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हो, अगले स्तर पर आप जाने वाले हो, और आपके जीवन में एक नई क्रांति आने वाली है, एक नया वक्त आने वाला है। इस प्रकार की फीलिंग अगर आपके मन में होगी तो आप बहुत खुशी से, बहुत एनर्जी से जो है उन चैप्टर्स के गो थ्रू कर पाओगे। सबसे पहले जो आजकल बच्चे नहीं करते हैं वो ये है कि आपने सभी चैप्टर्स को एकदम पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं, मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर हैं और इंग्लिश वगैरह में कितने चैप्टर्स हैं। ये पता होना चाहिए। बच्चों को 6 महीने हो जाने के बाद भी अगर आज पूछेंगे, मैं ये पूछता रहा हूँ, मैंने खुद ये देखा है कि बच्चों से पूछेंगे बुक कि आप बताओ इस बुक में कितने चैप्टर हैं, तो बच्चे को मालूम नहीं होता है। तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। बिना अवेयरनेस के आप कोई भी काम करोगे उसका कोई फ़ायदा जीवन में नहीं होने वाला है। तो आपने, क्योंकि आपका वाई क्लियर है, अब आप बहुत स्पेसिफिक हो गए हो, अब आप प्लान कर रहे हो। तो प्लान में आपको टाइम रखना है।
एक टाइम टेबल बनेगा। दिन में आप किस प्रकार से इजीली टाइम निकाल सकते हो, कितने घंटे आप पढ़ सकते हो, वो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और आपको वो एक चार्ट के ऊपर टाइम टेबल बना करके, जैसे सभी बताते हैं, वो करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो हमेशा, आज भी मेरे यहाँ चार्ट लगा हुआ है कि मुझे कब क्या करना है। इससे एक तो सेल्फ डिसिप्लिन आता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की सेंस आती है, और आदमी के ऊपर एक तरह का वॉच उस टाइम टेबल के माध्यम से रहता है। आदमी खुद को फील करता है उससे बंधा हुआ। तो ये टाइम टेबल जो है चार्ट के माध्यम से आपको अपनी दीवार के ऊपर लगाना है, पेस्ट करना है। इस तरह से पेस्ट करना है कि जब आप सुबह उठो तो पहली नज़र जो है आपकी उस चार्ट के ऊपर पड़े, उस टाइम टेबल के ऊपर पड़े। तो अगर आपका वाई क्लियर अच्छे से हो गया होगा तो आप सुबह अर्ली भी उठ पाओगे। 5 बजे, 6 बजे, जो भी आपका टाइम होगा उठने का, उसको आप बड़े आराम से फॉलो कर पाओगे। क्योंकि आप इमोशनली अटैच हो चुके हो अपने टारगेट को अचीव करने में। तो जब प्लानिंग करोगे तो उसमें अपना टाइम थोड़ा सा रिलैक्स भी रहना है आपको। जैसे मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी आती है तो वो भी करना है, उसके लिए भी आपको वक्त रखना है। तो ये टाइम टेबल जो है आपको बनाना पड़ेगा। इसमें जब आपने देखना है पूरे अपने चैप्टर्स को, नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, टोटल आपके पास टाइम कितना है साल के अंदर, या जो भी टाइम आपका आगे होने वाला है पढ़ाई का, उसमें कितना टाइम है, उसको डिवाइड करके हर चैप्टर को आपने टाइम देना है। अब अगर आप यहाँ पर 6+6+6 का रूल अपना सको तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो उसमें 6 आवर्स फॉर स्लीपिंग, 6 आवर स्कूल और कॉलेज, एंड 6 आवर स्टडी, एंड नेक्स्ट 6 आवर्स फॉर रिक्रिएशन, फॉर योर ओन टाइम। यू आर सोशल बीइंग्स हो, आपको और भी काम करने हैं, नहाना भी है, आपको खाना भी खाना है, आपको थोड़ी बहुत बात भी करनी है, तो आपको थोड़ा सोशल मीडिया भी चलाना है, बहुत ज़रूरी है आजकल। तो वो सारी बातें आपको उस हिसाब से स्टिक करनी है। 6+6+6+6, तो 24 आवर्स को आपने इस हिसाब से डिवाइड करना है कि घर आकर के, स्कूल से घर आकर के, कॉलेज से घर आकर के आप 6 घंटे पढ़ पाओ। ये आपने सिस्टम बनाना है, और वो चार्टिंग के माध्यम से आपने डिपिक्ट करना है, डिस्प्ले करना है, और दीवार के ऊपर उस चार्ट को पेस्ट करना है, ताकि आप उसको हमेशा देखते रहो। और फिर क्योंकि आपका वाई क्लियर है, अब आप स्ट्रांगली डिटरमाइंड हो, तो आप ये सारा कुछ कर पाओ। तीसरा टिप है हाउ टू रीड। पढ़ना कैसे है। बच्चे इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। अवेयरनेस के साथ ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो आपको अब पढ़ना कैसे, मैंने पहले बताया आपको पता होना चाहिए टोटल चैप्टर्स कितने हैं और कितने टाइम में आप कवर करने वाले हो, तो वो सारी पता आपको होना चाहिए। उसके बाद, उससे पहले आपको क्या करना है कि जो आपकी बुक होगी, उस बुक को फर्स्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट करना है। उस बुक में पहले पेज पे फॉरवर्ड दिया होगा, प्रीफेस दिया होगा, या इंट्रोडक्शन दी होगी। उस इंट्रोडक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको प्रीफेस, फॉरवर्ड को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें उस बुक के बारे में और उसके राइटर के बारे में, उसके पब्लिशर्स के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो इतना ज़रूरी होता है, जैसे आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो एकदम उसके दोस्त नहीं बन जाते, एकदम उससे बातों में नहीं उलझ जाते आप, एकदम उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करना नहीं कर देते आप उसको पहले समझते हो, पहले उसका नाम जानते हो, उसकी इंट्रोडक्शन लेते हो या और अपनी देते हो, और उसके हिसाब से आप फिर देखते हैं कि इस व्यक्ति से आपकी दोस्ती हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उस हिसाब से उस सिस्टम के साथ आप आगे बढ़ते हो। यही बात यहाँ बुक के साथ भी है कि बुक के बारे में पहले पता होना चाहिए आपको कि बुक में कितने चैप्टर हैं, किसने लिखी है, उस व्यक्ति की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उसने और कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, और ये पब्लिश किसने की है, पब्लिशर्स कौन हैं, और जो भी बेसिक कंसेप्ट वहाँ दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में या फॉरवर्ड में, वो सारा आपको पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ना है। आपको उस बुक की स्किमिंग करनी है एकदम सारा, जैसे बताया पहले भी मैंने कि आपको गो थ्रू करना है किस चैप्टर में कितना कंटेंट है और किस हिसाब से वो आगे अपग्रेड हो रहा है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, जो कंटेंट होगा वो थोड़ा डिफ़िकल्टी के तरीके से अपग्रेड होता जाएगा। इंट्रोडक्टरी डिस्कशन जो होती है बुक की बहुत ज़रूरी होती है। ये जानना कि भाई इस बुक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं और किस लेवल तक पहुंच जाएंगे, ये जानना, और फिर आपको वो बुक स्टार्ट करनी है कंसिस्टेंसी के साथ। उसमें आजकल बच्चे लिखना भूल गए हैं, बच्चे लिखते ही नहीं हैं। पहले हम तो जब भी कोई चैप्टर पढ़ते थे
तो हमें लिखने के लिए उसका मिलता था कि आप घर से ये लिख लिख के लाइए। जो हमारे टीचर थे वो लिखने के लिए हमें होमवर्क दिया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में बहुत कम बच्चे हैं जो लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स ही लिख करके भेज देते हैं और टीचर भी उसको देख लेते हैं और ओके कर देते हैं। हमारे ज़माने में अगर हम होमवर्क नहीं करते थे तो पिटाई होती थी हमारी, बहुत पिटाई होती थी। पिटाई के डर से भी हम बहुत मेहनत करते थे और अपना जो होमवर्क है उसको करके आते थे। लेकिन आजकल तो पीटना भी मना है। आजकल तो किसी को पीट भी नहीं सकते। थोड़ा सा अगर टीचर प्यार से भी ऐसे उसको बच्चे को टच कर ले तो इसका बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। मैंने देखा है कई बार ऐसे होता रहा है। मेरे पास भी कई बार ऑफिस में ऐसी कंप्लेंट्स आती रही हैं। तो ये सारी बातें बहुत अजीब हैं आज के ज़माने में। इसलिए बच्चों ने जो बेसिक हैबिट्स थी वो सारी भूल गई हैं। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों को मॉनिटर करने का। जब बच्चा स्कूल से घर आता है तो पेरेंट्स जो है या तो अपने ऑफिस होते हैं या किसी अपने काम पे होते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, बेकार फ्री होंगे, तो वो मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप या कुछ फेसबुक वगैरह में बिजी होते हैं। बच्चा बात करना चाहता है अपने पेरेंट्स से, लेकिन पेरेंट्स बिजी होते हैं और बच्चा उलझ जाता है। एक निराश होकर के, निरुत्साहित होकर के वो इन बातों को बाकी लोगों से शेयर करना शुरू कर देता है। तो पेरेंट्स की ड्यूटी है यहाँ पर कि वो अपने बच्चों से कनेक्टेड रहें, अच्छा एक बॉन्ड हो। जब भी बच्चा घर आए उसको टाइम दें और उससे पूछें कि उन्होंने स्कूल में क्या किया आज और क्या क्या होमवर्क मिला। बहुत सारे पेरेंट्स तो ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सारे, मैं तो कहता हूँ कि 80% पेरेंट्स आज इस तरह की अपनी ड्यूटी को भूल चुके हैं। तो अब यहाँ पर लिखने का काम बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई चैप्टर फिनिश करें, जैसे स्कूल में कोई चैप्टर पढ़ा दिया, तो उसको घर जा करके इमीडिएटली रिवाइज करना है पूरे के पूरे कंटेंट को जो आपने स्कूल में पढ़ा है। और उसके ऊपर उसको समझ करके फिर आपने अपने वर्ड्स में, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसके ऊपर 1 या 2 पेज लिखने प्रिसाइज फॉर्म में। जैसे मान लो मैंने एक चैप्टर पढ़ दिया, तो अब कितना रिटेन किया मैं कितना रिटेन कर पाया, मैं अपने हिसाब से खुद रिकॉल करके, मेमोराइज करके जो है उसको लिखूंगा अपने वर्ड्स में। तो उससे मुझे एक तो मेरा रिवीजन हो जाएगा वो साथ के साथ, और दूसरा क्या होगा कि मेरे पास एक नोट्स फॉर्म में कुछ ना कुछ बन जाएगा। आप चाहे वो बुलेट फॉर्म में बनाइए, चाहे आप उसको डिस्क्रिप्टिव लिखें, लेकिन आप एक पेज को 5 लाइन के पैराग्राफ में समाप्त करना है। इस प्रकार की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ा है आपने, उसको समाप्त करना है, समराइज करना है, प्रिसाइज करना है। तो ये इस तरह की जो है लिखने की व्यवस्था, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में अगर बड़े अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जाना है तो वहाँ लिखना पड़ता है, वहाँ आपकी राइटिंग स्किल भी टेस्ट किए जाते हैं। तो अगर आपकी लिखने की आदत नहीं होगी, एक तो जो मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे लिख ही नहीं पाते, उनको क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के आंसर आते भी हैं, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए वो लिख नहीं पाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये बहुत बड़ा एक रिग्रेट रह जाता है कि मुझे क्वेश्चन का जवाब तो आता था, आंसर तो आता था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा। तो ये इसलिए होता है कि आपकी स्पीड नहीं बन पाती है, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है लिखने की। तो प्लीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, साथ में लिखते भी रहिए। किसी भी सब्जेक्ट की अगर इन डेप्थ लर्निंग आपको चाहिए तो वो लिख के ही होती है, क्योंकि लिखने से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें वो बात रजिस्टर हो जाती है और कभी भी उसको रिकॉल कर सकते हैं हम, और हमारे लिए बहुत फ़ायदा होता है। हम कभी पूरे जीवन में उस चीज़ को नहीं भूलते हैं जो जिसको हम लिख करके मेमोराइज करते हैं। जो हमारा 5वां मेथड है करना, रिकॉल करना और समराइज करना। आपको अब क्या करना है कि आपने बुक पढ़ ली, चैप्टर पढ़ लिया, अब आपको उस बुक को बंद करके साइड में रख देना है। जब आपने वो साइड में रख दिया तो फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है और घूमना है, थोड़ा सा अपने रूम में घूम लिए या बाहर चले गए। तो आपको उस दौरान क्या काम करना है कि मेमोराइज करना है, रिकॉल करने का प्रयास करना है कि मेरे माइंड में कितना रिटेन रहा, मैं कितना रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो आपको उस वक्त जो है वो एक तरह का सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाता है, सेल्फ अप्रेजल भी हो जाता है कि मैं कितना रिटेन कर पा रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपको रिकॉल करने का प्रयास करना है। अगर आप कोई किसी चीज़ को, किसी कंसेप्ट को मिस कर रहे हो, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है कि इमीडिएटली उस बुक के पास जाना है और उस पेज को, उस पैराग्राफ को कंसल्ट करना है कि आप क्या चीज़ भूल रहे हो। अगर आपने ये काम कर लिया, अगर आपने बिना गैप दिए इमीडिएटली अपनी बुक को कंसल्ट कर लिया उस वक्त जो भूल रहे थे, तो आपको वो चीज़ कभी नहीं भूलेगी। ये समझ लीजिए, वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी। बट आपको करना क्या है, अगर आलस कर दिया आपने कि नहीं कोई बात नहीं, मिस हो गया, भूल गया तो कोई बात नहीं,
लेकिन आपको इमीडिएटली उसी टाइम उस बुक को देखना है, बुक को रिकॉल करना है, जा करके देखना है कि मैं क्या भूल रहा हूँ, तो वो करके उसके बाद आपने फिर उसको लर्न कर देना है। तो अपने उस शॉर्ट टर्म मेमोरी के कंसेप्ट को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर पाएँ। मीन्स सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाएगी और आप जब भी चाहें जीवन के अंदर वो आपको रिकॉल होगी। जब हम पढ़ते थे अपने स्कूल में, तो उस वक्त की बातें मुझे आज भी चैप्टर वाइज और इवन पेज वाइज कुछ बातें याद हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रैक्टिस मैंने की है लिखने की और फिर इमीडिएटली जो भूल गया उसको इमीडिएटली बुक को कंसल्ट करने की, ये बहुत ज़बरदस्त हैबिट्स होती हैं और इसीलिए मुझे आज वो सारी बातें अभी भी याद हैं। ये जो 5 टिप मैंने आपको बताया, यदि आप इन सारे टिप्स को अपने स्टडी में अपनाओगे तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत जल्दी जो है आगे बढ़ पाओगे। आपका पढ़ने से पहले आप कमरे में बैठिए, चुपचाप बैठिए, अपना कमरा बंद कर दीजिए और पढ़ने का जो कारण है, पढ़ाई का जो कारण है, आप उस पढ़ाई से क्या करने वाले हो, वो आपको पता होना चाहिए। आपका व्हाय क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, आपको प्लान करना पड़ेगा। अब आपको प्लानिंग करनी है कि पढ़ाई करनी कैसे है और जो प्लान करोगे उस प्लान के ऊपर वो टाइम टेबल जो बनेगा, आपका जो स्टडी का शेड्यूल बनेगा, उसको बड़े से चार्ट के ऊपर कहाँ लगाओगे? अपने बेड के पास, दीवार के ऊपर, जहाँ आपकी पहली नज़र उठने के बाद, जागने के बाद पहली नज़र आपकी उस चार्ट के ऊपर पड़नी चाहिए, ताकि आपके ऊपर कंट्रोल बना रहे, एक डिसिप्लिन के फॉर्म में आप रहें और हमेशा आप उस चीज़ को देखते रहें कि मुझे अब ये काम करना है, नेक्स्ट मेरा ये काम। तीसरा है पढ़ना कैसे है। तो मैं पढ़ने के बारे में बताया आपको कि आपको पहले पूरी बुक को देखना है, कितने चैप्टर्स हैं और किस प्रकार के, किस लेवल के और क्या उसमें सिस्टम है। उसके आपको उस बुक के बारे में पैशनेट रहना है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आप अपने वाई से जुड़े हुए हैं, आपके पास प्लान तैयार हैं। तो आपको पढ़ना कैसे है कि आपको अपनी बुक को पूरा स्किमिंग करनी है, उसके गो थ्रू करना है अच्छे से और फिर आपको समझना है, देखना है कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं और वो कैसे कवर आप कर सकते हैं। चौथा टिप है लिखना ज़रूरी है। बच्चे लिखते नहीं, मैंने बार बार बोला आपको, आप लिखते रहिए, पढ़ते भी रहिए और कितना आप रिटेन कर पा रहे हो उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। उसको लिख डालिए और जितना आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करना और समराइज़ करना। आपको उसको रिकॉल करना है और फिर अपने हिसाब से उसको लिखना है और जैसे ही अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हो तो आपको उसको इमीडिएटली बुक को कंसल्ट करना है। तो ये थे मेरे 5 मेथड। इसके बाद जो पार्ट 2 में मैं आपके पास कुछ स्टडी के मेथड लेके आऊँगा, वो थोड़ा और एडवांस होंगे, पर ये बेसिक जो मेथड्स हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। इनको अगर आप अपनी लाइफ में अपनाओगे, इनको लेकर के आगे बढ़ोगे, मैं समझता हूँ आपको इसके रिजल्ट सामने आएंगे और आप जो है आपका जो लेवल है स्टडी का वो अपग्रेड होगा। जो आएगा मेरा उसमें एडवांस टिप्स के साथ मैं आपके सामने आऊँगा और वो सभी बच्चों के लिए होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, नीट हो, जेई हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, उसमें भी वो एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल तो ये भी हैं लेकिन वो थोड़ा एडवांस होंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। आज मैं इतना ही आपको बताऊंगा। आगे सेकंड वीडियो के लिए जो है तैयार रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।